अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 6 एक्विलिब्रिया। स्टूडेंट्स आज का जो हमने इस चैप्टर 6 में टॉपिक सेलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए वो है कि सर फिजिकल चेंजेस जो हैं वो किस तरह किसी भी केमिकल रिएक्शन की केमिकल एक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं। कि आपकी एक रिएक्शन रिवर्सिबल चल रहा है और आपके पास डायनामिक एक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुकी है और आप ऐसे कौन से इकदाम करेंगे जिससे वो डायनामिक एक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। वो जो लामहदूद टाइम के लिए वो कैम हो चुकी होती है डायनामिक एक्विलिब्रियम कि अगर आप एक क्लोज सिस्टम के अंदर वो लेके आ रहे हैं तो उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं करते, तो वो चलती रहेगी आपकी डायनामिक एक्विलिब्रियम। लेकिन आप कौन सी ऐसी चेंजेस करते हैं कि वो डायनामिक एक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जी है हमारा डिस्कशन का टॉपिक कि सर वो कौन सी ऐसी फिजिकल चेंजेस हैं जो किसी केमिकल रिएक्शंस की डायनामिक एक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें कई तरह की चेंजेस हो सकती हैं। सर आप प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज डिक्रीज कर दें, रिमूव कर दें, तब भी आपकी डायनामिक एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। आप रिएक्टेंट्स की मिकदार को कम ज्यादा कर दें तब भी हो जाएगी। आप प्रेशर को कम ज्यादा कर दें तब भी डायनामिक एक्विलिब्रियम आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप कैटालिस्ट जो यूज कर रहे हैं उसकी मिकदार को कम ज्यादा कर दें तब भी डिस्टर्ब हो जाएगी डायनामिक एक्विलिब्रियम। तो कोई भी यानी कि आप लोग बाहर के फैक्टर्स जो हैं जो डायनामिक एक्विलिब्रियम को लेकर चल रहे होते हैं उनको हटा देंगे तो डायनामिक एक्विलिब्रियम आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो प्रोडक्ट्स हैं, वो रिएक्टेंट्स हैं, वो टेम्परेचर है, वो प्रेशर है, वो कैटालिस्ट है, कोई भी ये चीज इसमें से है वो डायनामिक एक्विलिब्रियम की जो स्टेट है उसको डिस्टर्ब करने में अपना कलीदी किरदार अदा करती है। तो आइए स्टूडेंट्स अब जरा रिटन फॉर्म में लिखते हैं बोर्ड के ऊपर कि जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं वो तब्दीलियां उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो है वो कौन सी है। कहता है कि अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है और उसने डायनामिक एक्विलिब्रियम मेंटेन कर ली हुई है तो ये इस डायनामिक एक्विलिब्रियम में इनडेफिनेट टाइम तक रहेगा। इनडेफिनेट टाइम जो है उस तक ये डायनामिक एक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी अपनी और चलती रहेगी जब तक कि हम कोई ऐसी तब्दीली इसमें नहीं करेंगे। उसमें से ये नंबर 1 पे ये आती है। नंबर 1 सर एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। एडिंग or withdrawing one or more of reacting species। नंबर 2 सर आप रिएक्टेंट्स की मिकदार कम ज्यादा कर देंगे डायनामिक एक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज। one or more of product species। नंबर 3 है कि चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। चेंजिंग द temperature of the reaction। नंबर 4 जो है
चौथे नंबर के ऊपर इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस of a catalyst on a reversible reaction. फिफ्थ नंबर के ऊपर चेंजिंग द प्रेशर ऑफ रिएक्शन, ये बड़ी अहम बात उस बंदे ने लिखी है, गौर कीजिएगा। Changing the pressure of the reaction if it involves reactant or the products in the gaseous states। ये बड़ी अहम बात उस बंदे ने लिखी है कि सर प्रेशर का इफेक्ट तब भी आएगा जब आपका रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो है वो गैसियस स्टेट में होगा। लिक्विड और सॉलिड्स के केस में आपका प्रेशर का इफेक्ट नहीं आएगा। गैसियस स्टेट के अंदर आपके अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं तो आपका जो है ना वो इफेक्ट लाजमी आएगा कि सारे आपका रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर जो है ना वो इफेक्ट लाजमन आएगा। सर एक मेरे पास रिएक्शन उस बंदे ने नीचे दिया हुआ है, उसको जरा नजर में लेके आते हैं कि सर एक रिएक्शन है, उसमें देखते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस तरह मिलते हैं और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहा है आपने, कैटालिस्ट 280 एम प्रेशर भी लगाना है, फिर जाके आपके 2 अमोनिया के मालिक्यूल बनेंगे। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसके अंदर आप लोग देखिएगा कि सर किस तरह जे हम इसकी डायनामिक एक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं कि या तो आप लोग दोबारा देखते हैं इसको कि सर आप रिएक्टेंट्स की मिकदार को निकाल लें या ऐड कर लें। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये ज्यादा कर लें कम कर लें तब भी आपकी डायनामिक एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। या प्रोडक्ट्स को निकाल लें या ऐड कर दें तब भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये टेम्परेचर है 400, इसको आप लोग चेंज करते हैं तब भी आपका रिएक्शन का डायनामिक एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। या आप लोग कहें कैटालिस्ट हम लोगों ने ये यूज किया हुआ है, तो इसको भी आप लोग जो फेरक का इस्तेमाल करते थे आप लोग यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट जो था वो आप लोग अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जो है ना वो रिएक्शन जो है डायनामिक एक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं करेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद है कि सर अगर आप प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर 200 atm है, तो वो अगर गैसियस फॉर्म में आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं तो लिहाजा उसमें भी प्रेशर का डिस्टर्बेंस भी डायनामिक एक्विलिब्रियम को बहुत हद तक डिस्टर्ब करेगा। तो ये इस तरह एग्जांपल के साथ आपको बताया हुआ है। कहता है कि अब और इससे आगे आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि कंसंट्रेशन कहता है तमाम पार्टिसिपेंट्स केमिकल्स की जो है ना कांस्टेंट रखी जाती है एक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर। जब आप कहते हैं मेरी ये एक्विलिब्रियम मेंटेन है तो एक्विलिब्रियम के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, तो एक्विलिब्रियम के ऊपर आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, सेम रखते हैं कि सर ये मेरी जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल बराबर है, मैं किसी को बढ़ा घटा नहीं रहा। क्योंकि आप रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की मिकदार को कम या ज्यादा करेंगे तो आपकी डायनामिक एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी। तो डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर अगर हम लोग नाइट्रोजन को मिक्सचर को उसकी मिकदार
थोड़ी सी बढ़ाएंगे या हाइड्रोजन की मिकदार बढ़ाएंगे तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ना वो कायम नहीं रहेगी, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो गिवन है कंसंट्रेशन के ऊपर हम लोगों ने मेंटेन की हुई होती है। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन की मिकदार बढ़ाएंगे तो सारी बात डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। मजीद उसको फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए मजीद ज्यादा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देना होगा, फिर ज्यादा मिकदार में अमोनिया बनाना होगा, फिर एक टाइम लगेगा, उस टाइम के बाद जाके एक डायनामिक इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन होगी और दोबारा फिर जाके ये वाला मामला पीछे वाले मामले के ऊपर आएगा। तो जी अगर आप हाइड्रोजन की मिकदार भी बढ़ाएंगे या नाइट्रोजन की मिकदार भी बढ़ाएंगे, उससे नई प्रोडक्ट बनेगी अपने अमोनिया की, और उसको भी दोबारा डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ आने के लिए टाइम लगेगा, और वो पहले वाली डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होगी, कोई और होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रोपोर्शन के अंदर एक जो मामला होता है वो एक नई स्टेज के ऊपर होगा वो वाला। तो कहते हैं कि सर एक और भी तरीका है इसको डिस्टर्ब करने का, कि आप प्रोडक्ट्स को निकाल लें। एक स्टेज के ऊपर 400 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, 200 एटीएम प्रेशर है, कैटलिस्ट एफ है, हमारा फेरस है, तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है अमोनिया। आप अमोनिया को रिमूव कर लें, ये था ना, आप नाइट्रोजन को ऐड कर लें, फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर आप कहता है अगली स्टेज है कि आप अमोनिया को रिमूव करें। अमोनिया को जब आप रिमूव करेंगे इससे, तो लिहाजा स्टूडेंट्स उसके रिमूव करने से आपका जो है ना वो डायनामिक इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर हम अमोनिया को निकाल लेते हैं तो उससे प्रोडक्ट की मिकदार कम हो जाएगी, लिहाजा मजीद रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर आप लोग जानते हैं कि सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार बिल्कुल बराबर होती है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन भी एक सेम स्टेट के ऊपर, सेम रेट के ऊपर चल रहा होता है। तो जब आप प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा, तो दोबारा आपको जो है ना वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करना पड़ेगा और ज्यादा अमोनिया पता करना पड़ेगा। और जब डायनामिक इक्विलिब्रियम दोबारा कायम हो जाएगी तो तो फिर उसके वक्त आके हमारे रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होगी। तो इन तमाम चीजों के अंदर हमने आपके आके यही बात आपको बताई है कि स्टूडेंट के हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे मतलब के किसी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। पहले मैंने कहा था कि आप रिएक्टेंट्स को निकाल लें या ऐड कर दें तब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी। दूसरे स्टेप के ऊपर मैंने कहा कि सर प्रोडक्ट को निकाल लें आप लोग, तब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। उसको फिर रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट निकालेंगे, रिएक्टेंट मिलेंगे आपस में, प्रोडक्ट बन जाएंगे, और जब प्रोडक्ट बन जाएंगे तो मजीद प्रोडक्ट बनेगा और एक टाइम लगेगा, एक वक्त आएगा कि दोबारा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन होगी। तो ये एक ऐसा तरीकाकार है स्टूडेंट्स के जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करने से भी डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को भी डिस्टर्ब करने से डायनामिक इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन की डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ नंबर 2, पहले मैंने ये बता दिया आपको रिएक्टेंट्स का, फिर प्रोडक्ट्स का, अब टेम्परेचर का तीसरा आ गया सर इफेक्ट ऑफ temperature, effect of temperature changing on the state of equilibrium, effect of temperature changing on the state of equilibrium, state of equilibrium।
सर आपने ये कहा होगा कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैंने इस रिएक्शन में दिया हुआ है, आप टेम्परेचर 200 कर दें, आप टेम्परेचर 500 कर दें, आप टेम्परेचर 100 कर दें, यानी डिस्टर्ब ही करना है ना आपने टेम्परेचर। जब आप अपना टेम्परेचर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर क्या आएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होनी ही होनी है। तो असर क्या आएगा कि आपने कहा है कि सर ये अमोनिया का बनना ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बात तो पेट है कि अमोनिया बनना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये उस वक्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जब ये फॉरवर्ड होगा, और ये रिएक्शन जो है जब फॉरवर्ड है तो एक्सो है और जब रिवर्स है तो एंडो है। इधर लिख लें कि आप जानते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बराबर होते हैं। लेकिन जब फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होता है ये वाला तो ये एक्सोथर्मिक है, ये बात ध्यान में रखिएगा जरा। सर जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब रिवर्स रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन ये रिवर्स है तो फिर एंडोथर्मिक बन जाता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, रिवर्स रिएक्शन अमोनिया से दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बनना ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और ये आपके सामने एक रिएक्शन की उस बंदे ने दिखाया भी हुआ है कि सर अगर ये इस तरह का केस आए कि जब मेरे पास ये बन रहा है नाइट्रोजन मिली है हाइड्रोजन से हीट का असर आया है और दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बने हैं और हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो -92.4 किलो जॉल पर मोल आई है। इतनी हीट भी साथ खारिज हुई है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम ये बात करें कि सर ये स्टेज जो है ये एक्विलिब्रियम का मामले के ऊपर आई है, इट मीन के डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर ये इतनी हीट जो है ये खारिज होती है और इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में हम बता रहे हैं कि ये डायनामिक एक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाती है तो इसके अंदर इतनी हीट खारिज हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया के दो मॉलिक्यूल बनने के दौरान। तो इसके बाद है कि सारे कहता है कि अगर ये रिएक्शन जो हमें परफॉर्म किया जा रहा है ये वाला सामने, तो ये जो रिएक्शन है ये डायनामिक एक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर है और इसका आधार ये होता है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जिस भी बर्तन में ये रिएक्शन हो रहा है उसमें ये टेम्परेचर जो है अपना इंक्रीज होगा। तो जब ये टेम्परेचर अपना इंक्रीज होगा स्टूडेंट, तो इंक्रीजिंग के मामले में क्योंकि इतनी हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये अपना टेम्परेचर बढ़ेगा। कि कहता है कि ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर है और टेम्परेचर जो बढ़ता है और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगी, तो हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो नेगेटिव है। टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है कंटेनिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वो हायर है देन दैट ऑफ द अमोनिया। तो टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा जो होता है रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, वो रिएक्शन को पीछे को लेके आ जाएगा। तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर विल ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये कहता है कि इस बंदे की बड़ी इधर मंतक एक दिखाई हुई है कि सर कहता है कि ये रिएक्टेंट्स आपका मिले हैं और ये प्रोडक्ट बन गया है, हीट ऑफ रिएक्शन इतनी है।
तो इसमें ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में ये मैंने बताया है कि ये अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है, और यूं ही ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ चीजें आएंगी तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। तो जब ये एक जो हमें टेम्परेचर का इफेक्ट वो बंदा दिखा रहा है, उसमें ये बात बता रहा है कि इफ दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन जो है कहता है कि ये मान लिया कि सर ये हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर ये रिएक्शन शो हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, कहता है। हम कहते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर बात आ चुकी है, हम कहते हैं इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर है। सर मेरा बिल्कुल जितना फॉरवर्ड रिएक्शन उतना रिवर्स रिएक्शन, दैट्स ऑल। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ना इसकी डिस्टर्ब होती है। जे हम कहते हैं कि सर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन है, अब हम इसका टेम्परेचर डिस्टर्ब करते हैं। टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगी, और हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो नेगेटिव है, जो शो कर रहा है कितनी हरारत निकल भी रही है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि टोटल एनर्जी सिस्टम की जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की है वो हायर है। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई हम इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, इसकी हीट जो है इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी डिक्रीज हो रही है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट की कम है। आप टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम को हिट कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, तो कहता है कि इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी रिएक्टेंट्स की जो है वो ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम है। टेम्परेचर में जो इजाफा है इस रिएक्शन के ऊपर, इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, तो वो ये है कि रिएक्शन को वापस ले आएगा वो। अगर आप टेम्परेचर में ज्यादती कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स पहले प्रोडक्ट बन चुके हैं, अब आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा बल्कि वापस आ जाएगा। प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बनने का जो रेट है, रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो ज्यादा, क्योंकि आपने कहा है रिवर्स रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इट मीन कि आप प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में बदलने की तरफ ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि स्टूडेंट्स टेम्परेचर में इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज, स्पीड अप हो जाएगा। अगर टेम्परेचर आप कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, सर टेम्परेचर मैंने कम कर दिया है तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। स्पीड अप, ये थोड़ी सी बात अपने ध्यान में अच्छी तरह रख लें। सर टेम्परेचर की जो तब्दीली है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगी। जब मैं फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसको मैं स्पीड अप करवाना चाहता हूं तो टेम्परेचर में लो करूंगा, अगर मैं रिवर्स रिएक्शन को स्पीड अप करवाना चाहता हूं तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा। टेम्परेचर का बढ़ना जो है रिवर्स रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, टेम्परेचर का कम करना जो है वो अपना फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। इसलिए टेम्परेचर में ये तब्दीली है वो अपनी डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगी। तो ये पहला इफेक्ट हमारा आ गया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आपने जब टेम्परेचर को डिस्टर्ब करना है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगी। अगला स्टेप जो है उसमें देखते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरा ये इफेक्ट एक और आया है, सर जब गैसियस स्टेट के ऊपर आपके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं तो उस वक्त आपके जो है ना प्रेशर की जो तब्दीली है वो भी डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगी। उसी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। अगर प्रेशर में ये तब्दीली है वो डायनामिक स्टेट को सिर्फ उसी सूरत में ही डिस्टर्ब करेगी जब रिएक्शन जो है मोल ऑफ रिएक्टिंग गैसेस जो वो डिफरेंट होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से। ये बड़ी अहम की पॉइंट उस पर लिखा है। पहली बात तो ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं
वो इन गैसियस स्टेट होंगे, गैसियस स्टेट। एक बात, दूसरी बात उस बंदे ने ये लिखी है कि जब मोल ऑफ जो है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो मोल हैं वो सेम ना हो तब जाके प्रेशर डिस्टर्ब करेगा। ये बात अपने जेल में अच्छी तरह रख लें जरा, कि प्रेशर की तब्दीली जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब उस वक्त करेगी जब गैसियस रिएक्शन के अंदर, पहली बात सिर्फ गैसियस में डिस्टर्ब करेगी, लिक्विड सॉलिड के अंदर प्रेशर का की तब्दीली डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगी। पहली बात है गैसियस रिएक्शन को डिस्टर्ब करेगी सिर्फ उस वक्त उन रिएक्शंस के अंदर जिसमें रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स वो डिफरेंट हो गए प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल से। तो ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है, अमोनिया गैस जो है, इस तरह की कंडीशंस उससे वो पूरी उतरती हैं। तो इसमें है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर हम कहते हैं कि उसको लेके आते हैं और गैसियस स्टेट के अंदर इस रिएक्शन की जो प्रेशर की डिस्टर्बेंस है वो शो इस तरह करते हैं हम लोग। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना डिस्टर्ब होगी प्रेशर जो हम लोग लगाते हैं उसके चेंजिंग से। सर मेरे पास एक ये रिएक्शन जो किया हुआ है कि सर 3 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल नाइट्रोजन का जब आपस में मिलते हैं तो 2 मोल अमोनिया जो है वो बनता है 2 मोल, 3 मोल, 1 मोल। ये जरा गौर से बात देखने वाली है कि सर 4 मोल रिएक्टेंट्स हैं और 2 मोल प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें ये देखें टोटल मोल्स कितने हैं, 4 मोल हैं टोटल, और इधर कितने हैं 2 मोल। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं आपके, और गैसियस रिएक्टेंट्स है। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा जरा, ये भी गैसियस जेल में रखने वाली बात यह है कि सर ये जो गैसियस फॉर्म में रिएक्शन चल रहा है उसके अंदर ही डिस्टर्बेंस नजर आएगी और किसी चीज के अंदर आपको नजर नहीं आएगी। रिएक्टेंट्स जो हैं वो 4 मोल हैं, रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में 4 मोल हैं और 2 मोल प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर अगर ये रिएक्शन चल रहा है तो प्रेशर बढ़ता है, द इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगी। सर आम इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर रिएक्शन चल रहा है, गैसियस फॉर्म में, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट मुख्तलिफ फॉर्म में है, तो आप उसका वो जो प्रेशर है वो डिस्टर्ब करें। आम तौर के ऊपर मैंने ये रिएक्शन इस तरह करके लिखा हुआ था, इसकी कंडीशन इधर देता हूं और आपको बताता हूं कि जो मैंने लास्ट टाइम जो कैटालिसिस में फिर से इस्तेमाल किया हुआ है 400 टेम्परेचर यूज किया हुआ है, 280 m आपका प्रेशर है। आप ये प्रेशर को करें तब्दील, आप लोग 200 का जगह 300 प्रेशर कर दें, 500 कर दें, 100 कर दें, 600 कर दें, डिस्टर्ब ही करना आपने। उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उससे क्या आएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दोबारा हम कहेंगे यार अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया था तो डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई थी, तो मेरे भाई उसको दोबारा फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाएगी, लेकिन उसको वक्त लगेगा। तो ये कहता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस सिमत को जाएगा जिस सिमत में प्रोडक्ट मोल्स की तादाद कम है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन विल मूव टू दैट साइट इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, फॉरवर्ड रिएक्शन। कहता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें,
promote the forward reaction। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट, सर प्रेशर में इजाफा करते हैं, डायनामिक एक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगी, मान ली बात आपकी, लेकिन रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ जाएगा। डायनामिक एक्विलिब्रियम में तो ये ना फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर रेट के ऊपर चल रहे होते हैं, लेकिन अगर प्रेशर आप लोग इंक्रीज करेंगे तो स्टूडेंट उसमें प्रेशर के जो इंक्रीज करने से रिएक्शन डायनामिक एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ आ जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये एक प्रेशर की तब्दीली मैंने आपके सामने इस तरह की दिखाई है। एक और है इफेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट मेरा सारे जो सारे कैटालिस्ट की भी तब्दीली लेके आते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं कि सारे कैटालिस्ट की जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट effect of the presence of a catalyst on the reversible reaction। सर रिवर्सिबल रिएक्शन जो है एक डायनामिक एक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है, उसमें आप कहते हैं सर मैं फेरस कैटालिस्ट यूज कर रहा हूं, इसकी जगह कोई और यूज कर दूं, इसको रिमूव कर दूं, तो उससे भी स्टूडेंट्स क्या होगा, आपकी डायनामिक एक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगी ही होगी और दोबारा उसको रिस्टोर करने में टाइम बहुत लगेगा। डायनामिक स्टेज के ऊपर, डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं। ये मैंने बात आपको पहले बता चुका। कैटालिस्ट जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है ना वो उसको इंक्रीज करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन वो सेम होते हैं एट एक्विलिब्रियम स्टेज, एट एक्विलिब्रियम स्टेज। एक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर ये दोनों बराबर होते हैं। और कैटालिस्ट जो है, यूज ऑफ कैटालिस्ट इंक्रीज बोथ रिएक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों को स्पीड अप कर रहा होता है। दोनों को ही कह रहा है कि आप जितना आगे को जाना उतना पीछे को जाए, यानी रिएक्शन जो है ना वो दोनों को ही स्पीड अप कर रहा हो। तो ये आप लोग इस कैटालिस्ट का यूज देखिएगा जरा। अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो एक कैटालिस्ट की मौजूदगी में चल रहा है तो ये टाइम भी जो है रिएक्शन का वो कम कर देगा कि जो रिएक्टेंट मिलते हैं प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट मिलता है रिएक्टेंट बनते हैं, यानी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम करके उसकी स्पीड, एक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर कैटालिस्ट की मौजूदगी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है। ये बात ध्यान में रखिएगा जरा बहुत अच्छी तरह कि कहता है कि कैटालिस्ट जो है ना वो दोनों रेट्स को, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन में वो इंक्रीज करता है। अगर कहता है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कैटालिस्ट की मौजूदगी में होता है तो ये टाइम जो रिएक्शन को अपनी डायनेमिक एक्विलिब्रियम स्टेज को अटेन करने में लगता होता है नॉर्मल हालात में, उसको भी कम कर देता है। जल्दी ही एक रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन वो डायनामिक एक्विलिब्रियम वो भी वो अटेन कर लेता है। टाइम डिक्रीज टाइम टू अटेन डायनामिक एक्विलिब्रियम। सर डायनामिक एक्विलिब्रियम, यूज ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का इस्तेमाल जो है वो डायनामिक एक्विलिब्रियम को अटेन करने का जो टाइम होता है उसको भी डिक्रीज
कर देता है। मेरे पास एक मिसाल है उस बंदे ने दी हुई कि सारे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब टूटता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन मॉलिक्यूल में, तो रिएक्शन जो है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तुझे इस बंदे ने मुझे एक रिएक्शन दिया हुआ है, कहता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसको जो किया हुआ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन मॉलिक्यूल में, ये एक रिएक्शन दिखाया हुआ है डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर है। और सवाल मुझे किए हुए हैं कि सर अगर ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर मेरे पास रिएक्शन है, क्या होगा अगर गैसियस मिक्सचर को कंप्रेस करें, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। बेटा प्रेशर बढ़ाने से पहले क्वेश्चन का आंसर, प्रेशर बढ़ाने से डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी, एक बात। नंबर 2 कहता अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम ऐड करें इधर प्रोडक्ट के अंदर और ऐड कर दें क्लोरीन को, तो क्या होगा भाई, डायनामिक इक्विलिब्रियम फिर भी डिस्टर्ब होगी। नंबर 2 कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दें इस रिएक्शन का तो क्या होगा। ये जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ओवरऑल ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टूटता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन मॉलिक्यूल में, तो हरारत जज्ब होती है। सर अगर मैं ऐसा करूं कि टेम्परेचर और दे दूं, ये तो एक मामला है ना डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज का, हरारत जज्ब हो रही है, खारिज नहीं हो रही, मैं सर हरारत बाहर से इसको गर्म करता हूं, इस रिएक्शन को टेम्परेचर बढ़ा देता हूं इसका, तो क्या होगा भाई, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगी ही होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। ये है इसके क्वेश्चंस का आंसर। तो ये एक मुझे दिखाई हुई है उस बंदे ने एक मिसाल। तो इसमें एक और चीज देखते हैं स्टूडेंट्स के, तो कहता है कि सर इंटरेस्टिंग मालूमात एक दी हुई है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, जब आप लोग अमोनिया सनती पैमाने के ऊपर तैयार करते हैं हार्बर मेथड के जरिए, ये बहुत यूजफुल इस्तेमाल है केमिकल इक्विलिब्रियम के मजहर के लिए। अमोनिया गैस जो है ना वो हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर यूरिया बनाने के लिए। जो अमोनिया की एबिलिटी, अमोनिया गैस की एबिलिटी है कि दोबारा इसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में बड़ी इजीली लेके आते हैं, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। 100% कन्वर्जन जो है ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमोनिया में अचीव की जाती है। एबिलिटी ऑफ अमोनिया गैस टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इजीली इज यूज्ड टू ड्राइव द रिएक्शन टू कंप्लीशन। सर वो कहता है कि आपने जो रिएक्शन ऊपर अभी बताया था कि ये रिएक्शन जो कह रहे हैं आप लोग कि सर 200 एटीएम टेम्परेचर एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, फेरस कैटालिस्ट है, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। सर ये एक रिएक्शन है, इससे अमोनिया बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है। इस अमोनिया को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इज यूज्ड इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में इस्तेमाल कर रहे हैं। सर नाइट्रोजन वाली खादें बनाने में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं।
उसका एक फायदा ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 100% कन्वर्जन होती है, 100% कन्वर्जन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इनटू अमोनिया। ये नहीं है कि कोई और भी बायो प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनता है तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किसी और चीज में भी कन्वर्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। इस रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा काबिल एतबार है और बहुत ज्यादा बेहतर है। तो अमोनिया गैस को हम लोग लिक्विड फॉर्म में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। Ability of ammonia gas to be converted into liquid form easily is used to drive the reaction to completion। इस तरह 100% कन्वर्जन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमोनिया में मुमकिन होती है। एक उस बंदे ने एक हमें और भी मिसाल दी हुई है, कहता है एथाइल एसीटेट जो है ना, कमर्शियल लेवल के ऊपर हम लोग बहुत इसको बनाते हैं, एथाइल एसीटेट को कमर्शियल लेवल के ऊपर इसकी तैयारी जो है ये बहुत अहम है, क्योंकि ये इस्तेमाल किया जाता है पेंट इंडस्ट्री में थिनर के तौर के ऊपर। एथाइल एसीटेट at industrial level used as thinner, इसको हम लोग एज ए थिनर इस्तेमाल करते हैं। पेंट इंडस्ट्री, पेंट की इंडस्ट्री में हम इसको पेंट को पतला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल कुछ इस तरह दिया हुआ है, इथाइल एसीटेट की तैयारी में एसिटिक एसिड dilute H2SO4 इथाइल एसीटेट बनता है। और पानी बनता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात है। एथाइल अल्कोहल, अल्कोहल और एसिटिक एसिड दोनों मिलते हैं और इथाइल एसिड बन जाता है और ये पानी बन जाता है। सारे कहता है एक तरीकाकार ये है कि हम बेहतर पैदावार लें इस प्रोडक्ट की कि एथाइल एसीटेट इज टू रिमूव वाटर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एज सुन एज इट इज फॉर्म्ड। इसके एथाइल एसीटेट जो बन रहा है इस रिएक्शन के दौरान, इसकी बेहतरी ये है कि हम पानी जो बन रहा है उसको जितनी जल्दी इससे बाहर निकाल देंगे वो उतना ही बेहतर है। और तो इसका बेहतर मेथड ये है कि इसको पानी को इस रिएक्शन से निकाल दें। तो ये वन वे टू गेट बेटर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स एथाइल एसीटेट इज टू रिमूव वाटर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एज सून एज कि कहते हैं कि ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से जितनी जल्दी आप इस पानी को निकाल देंगे उतनी बेहतर है स्टूडेंट्स कि आपका प्रोडक्ट एथाइल एसीटेट, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेंट की इंडस्ट्री में पेंट को पतला करने के लिए। एथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड को जब डिल्यूट H2SO4 की मौजूदगी में हम रिएक्ट करवाते हैं तो एथाइल एसिड बनता है और साथ पानी बनता है। पानी को जितनी जल्दी हम इसको इसमें से हटा देंगे उतनी जल्दी उतना अच्छा एथाइल एसिड बन जाएगा। उतना अच्छा एथाइल एसिड जो है उसको हम लोग स्टूडेंट यूज करते हैं अपने पेंट को पतला करने के लिए, पेंट इंडस्ट्री में एज ए थिनर इस्तेमाल करते हैं इसको। तो ये दोस्तों स्टूडेंट्स आज का मेरा टॉपिक फिजिकल स्टेट्स जो हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं किसी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम को। वो रिएक्टेंट्स की मिकदार को कम ज्यादा करने से, प्रोडक्ट की मिकदार कम ज्यादा करने से, टेम्परेचर की डिस्टर्बेंस से, प्रेशर की डिस्टर्बेंस से, तुझे ये कैटालिस्ट की डिस्टर्बेंस से डायनामिक इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब हो जाती है। ये दोस्तों स्टूडेंट्स आज का मेरा टॉपिक बड़ी डिटेल आपसे आज बात हुई है। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।